Hey guys, welcome back to Indie Wrestling. So आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिडिक्शन फॉर एक्सट्रीम रूल्स 2022. मैं दूंगा अपने ओपिनियन, मैं करूंगा थोड़ी सी प्रिडिक्शन, मैच कार्ड का थोड़ा सा रिव्यू और देखेंगे क्या रिजल्ट होने वाला है और रिजल्ट का इम्पैक्ट आने वाले मंडे नाइट ड्रॉ और आने वाले स्मैकडाउन या आने वाले फ्यूचर के पेपर व्यूज पे कैसा रहता है. सो बी विद इंडी रेसलिंग. बूम. सो गाइज एज यू ऑलरेडी नो ट्रिपल एच एरा इज इन फुल स्विंग. वो जहां उनको मौका मिल रहा है वो वहां गाड़ी चला रहे हैं, अपने आप को जैसे सलमान भाई फील कर रहे हो. और उनके मन में जो पिछले 7 साल से जो भी प्लान्स वगैरह थे जो उनके मन में दबे हुए थे, अब वो उनको सामने निकाल रहे हैं. जैसे फाइट पिट हो गया, स्ट्रैप मैच हो गया, तो धीरे धीरे ट्रिपल एच जो भी करना चाह रहे हैं वो हमको देखने को मिलने वाला है. सो अगर मैं बात करूं ट्रिपल एच इफेक्ट की, तो लास्ट जो शो था वो था क्लैश एट दी कैसल प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम. कार्ड 60,000 का ऑडियंस थी जिन्होंने देखा शेमस वर्सेस गूंथर, जो एक 5 स्टार मैच था. ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस, जहां उन्होंने चैलेंज किया था दोनों ही रोमन रेंस के टाइटल के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैच जीत पाए और ना ही ऑडियंस को ड्रू मैकिंटायर की कुछ क्राउनिंग देखने को मिली तो उनको एक टाइसन फ्यूरी और ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक डुएट. सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो, जो एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू है ये इस साल का होने वाला है एट वेल्स फार्गो सेंटर फिलाडेल्फिया. खैर मैं तो इंडिया में बैठा हूँ, मेरे को क्या मतलब कोई सी भी बिल्डिंग हो, मेरे को तो ऑडियंस के रिसेप्शन से मतलब है और मैच की क्वालिटी से मतलब है. अगर क्राउड डेड है तो भले ही कितने भी बड़े स्टेडियम में बैठे हो तो उतना मजा नहीं, बट अगर क्राउड एक्टिव है और भले ही वो कितनी भी छोटी सी अरीना हो तो उस बात में उतना ही मजा आ जाता है. तो गाइज एज यू ऑलरेडी नो, इस साल का जो एक्सट्रीम रूल्स होने वाला है वो होने वाला है एट वेल्स फार्गो सेंटर. खैर किसी भी जगह हो, फिलाडेल्फिया में हो, XYZ एप्पल में हो, हमको क्या मतलब. मैं तो इंडिया में बैठा हूँ, जो हमारी ऑडियंस है वी आर इन इंडिया. बट ये जो अरीना है, ये जो सिटी है फिलाडेल्फिया, इसको माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट सिटीज. फिलाडेल्फिया, शिकागो, न्यूयॉर्क, ये जो ऐसी मार्केट्स हैं WWE के लिए, AEW के लिए, जहां फैंस काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं अगर उनको अच्छी प्रोफेशनल रेसलिंग परोसी जाए तो अगर मैं बात करूं फिलाडेल्फिया की और एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू की, तो एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग जो पॉल हेमन ने बनाई थी ECW, उसका होम ग्राउंड ही फिलाडेल्फिया था. और एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू तो शायद ECW को भी एक छोटा सा सलाम नमस्ते है. सो अगर हम डायरेक्टली जंप करें पेपर व्यू में, जो सबसे पहले मैच अनाउंस हुआ था वो है एक्सट्रीम रूल्स मैच बिटवीन लिव मॉर्गन, राउंडा राउजी, जहां वो डिफेंड करने वाली हैं अपने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप. पर्सनली इस मैच के लिए मेरी कोई हीट नहीं है लिव मॉर्गन. सो लेट जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द पेपर व्यू. जो पहला मैच है वो है लिव मॉर्गन वर्सेस राउंडा राउजी फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल. और ये मैच होने वाला है एक एक्सट्रीम रूल्स मैच, मतलब एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच. तो इस मैच में मैं ऑब्वियसली जाना चाहूंगा राउंडा राउजी के साथ. बट बिफोर पिकिंग राउंडा राउजी, अगर मैं बात करूं लिव मॉर्गन की टाइटल रेन के लिए, तो इनकी टाइटल रेन शुरू हुई थी मनी इन द बैंक पेपर व्यू पे, जहां उन्होंने ऑब्वियसली कैश इन किया था अपना जो ब्रीफ केस था विद राउंडा राउजी, जब उनका मैच चल रहा था नटालिया के साथ चल रहा था शायद, हाँ नटालिया वाले मैच में. फिर उसके बाद राउंडा राउजी ने बोला चल ठीक है यार, लिव तो डिजर्व करती है. और बाद में एक रिपोर्ट भी आई थी, एक पॉडकास्ट पे मैंने सुना भी था कि राउंडा राउजी ने बोला कि ठीक है यार लिव मॉर्गन, लिव तू मतलब काफी स्ट्रगल किया है तूने, तू पहले किस शो पे थी, कैसे तेरा लाइफ की स्ट्रगल थी, बट तू डिजर्व करती है टाइटल, तो तू कैश इन कर ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. बट तो इस मैच के लिए मैं उतना ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ. इसका इनका जो बिल्डअप भी रहा है वो भी ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है बट उतनी ज्यादा कंपेलिंग भी नहीं है. तो इस मैच के लिए मैं जाना चाहूंगा विद राउंडा राउजी और वो जीतेंगी अपना ये टाइटल बैक. और इस टाइटल को जीतने के बाद वो शायद एंटर कर जाएं एक फ्यूड विद शेना बेजलर. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मैच, जो है एक स्ट्रैप मैच, मतलब बेल्ट बजेंगी एक दूसरे में. वो होने वाला है बिटवीन ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस. तो दोनों ही ट्रिपल एच के फेवरेट गायज हैं. ड्रू मैकिंटायर को ट्रिपल एच लेके आए थे 2017 में और कैरियन क्रॉस को डेब्यू कराया था WWE में NXT में 2019 में, मतलब लॉकडाउन के आसपास ही कराया था. और फिर कैरियन क्रॉस को ऊपर बुला लिया था मंडे नाइट ड्रॉ में और विंस मैकमैन ने इनके कैरेक्टर की बखियां उधेड़ दी थी. तो विंस मैकमैन गए, ट्रिपल एच ने बोला कैरियन तू वापस आ, मैं तेरे को एक पुनर्जन्म दूंगा मेन रोस्टर पे, और वही उन्होंने किया. उसके बाद कैरियन क्रॉस ने अपना WWE सेकंड डेब्यू किया और इससे पहले जो भी हुआ था वो भूल गए और उन्होंने आते ही चैलेंज कर दिया ड्रू मैकिंटायर को.
और ये मैच होने वाला है एक स्ट्रैप मैच। तो इससे पहले जो स्ट्रैप मैच मेरे को याद है वो था ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस फील्ड फील्ड के बीच में हुआ था। काफी ज्यादा एक्साइटिंग मैच था। बट अब ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस की बारी है, तो लेट्स सी ये कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस मैच की प्रिडिक्शन से पहले मेरा एक चीज कहना है कि क्या ड्रू मैकिंटायर डिजर्व करते हैं एक और लॉस, क्योंकि रिसेंटली अभी वो क्लैश ऑफ द कैसल के मेन इवेंट में हारे। और अगर क्या कैरियन क्रॉस डिजर्व करते हैं लॉस, क्योंकि ये उनका शायद पहला पेपर व्यू मैच है रिटर्न के बाद। तो काफी ज्यादा डायलेमा होगा ट्रिपल एच के साथ मन में कि किसको विक्ट्री दें। बट मैं चाहूंगा कि मतलब बेटर मेरे को लगेगा कि कैरियन क्रॉस को एक विक्ट्री मिले। ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर उतना स्ट्रांग है, उनको एक दो लॉसेस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो मैं वही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये मैच भी जीते कैरियन क्रॉस और वो बाद में सेलिब्रेट करें अपनी वाइफ के साथ। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मैच जो है रॉ वुमेन्स टाइटल, बेली वर्सेस बियांका बेलियर। तो बेली ने अपना WWE रिटर्न किया था पिछले पेपर व्यू में जो था समर स्लैम। और उन्होंने आते ही अपना एक फैक्शन बनाया जिसको उन्होंने कहा डैमेज कंट्रोल, और वो सीधे ही फ्यूड में लग गई विद बियांका बेलियर जब उनका मैच चल रहा था बेकी लिंच के साथ। तो मैं पर्सनली कहूँ, मैं उतना ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल को मतलब बुकिंग तो मेरे ख्याल से ट्रिपल एच ने ठीक करी है। बट उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो शायद अभी रेसलिंग ऑडियंस को, भले ही वो यूएसए में बैठी हो या इंडिया में बैठी हो, वो उतनी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। और मतलब मैं रेसलर्स के लिए नहीं कह रहा, लिव मॉर्गन, डकोटा काय और इयो शिराई यार प्रीमियर रेसलर्स हैं दुनिया की। बट अभी भी उनके मतलब जो कैरेक्टर पोर्ट्रियल है उससे मैं मतलब पर्सनली उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। और बेली का भी जो कैरेक्टर है ये एक जबरदस्ती हील कैरेक्टर पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये बंदी आसानी से एक बेबी फेस बन सकती है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं बियांका बेलियर की, इनकी भी टाइटल रेन अराउंड 2 से 250 दिन के बीच में चल रही है। ठीक है, चल रही है, अच्छी बात है। इनका जो एक रिडेम्पशन था बेकी लिंच का पिछले साल वाला, वो अब पूरा हो गया। वो एक्चुअली रेसलमेनिया में ही पूरा हो गया था और समर स्लैम में उन्होंने टाइटल रिटेन किया। तो अब ये मेरे ख्याल से राइट टाइम है फॉर बियांका बेलियर कि ये टाइटल दे दें बेली को। और बेली का जो फैक्शन है डैमेज कंट्रोल, वो मेरे ख्याल से इसके बाद जाने वाला है एट वॉर गेम सर्वाइवर सीरीज। तो मेरे ख्याल से अगर बेली के पास टाइटल हो, इयो स्काई और डकोटा काई के पास टाइटल हो, तो ये काफी उनके फैक्शन के लिए अच्छा भी रहेगा। तो मैं जाना चाहूंगा बेली के साथ। सो गाइस, जो अगला मैच है वो है एक आई क्विट मैच जो होने वाला है रेटेड आर सुपरस्टार वर्सेस फिन बैलर के बीच में। तो एज वी गाइस ऑलरेडी नो, फिन बैलर जजमेंट डे के निर्माता, रेटेड आर सुपरस्टार एज। बट एज को फिन बैलर ने निकाल दिया था इस फैक्शन से। और अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी कि ट्रिपल एच काफी ज्यादा पॉजिटिव है फिन बैलर के लिए। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ एज बोल दें आई क्विट और इस मैच को आसानी से जीते। आसानी से तो नहीं, इस मैच को काफी एंटरटेनिंग तरीके से जीते फिन बैलर। तो मैं जाना चाहूंगा हमारे फिन बैलर के साथ। तो इसके बाद जो अगला मैच होने वाला है वो है एक 6 मैन टैग। तो ये एक ओल्ड फैशन डॉनी ब्रुक मैच है, मतलब रायता फैलने वाला है हर तरफ। तो शेमस और गुंथर की बात करूं तो इन दोनों ने डिलीवर किया था एक 5 स्टार एट क्लैश एट दी कैसल, जहां शेमस की टीम में होंगे पीट डन और रिज हॉलैंड, वहीं गुंथर या वॉल्टर के साथ होंगे उनके इंपीरियन के मेंबर्स मार्सेल बार्टेल और फेबियन आइकनर। मेरे को इनका नया वाला नाम याद तक नहीं है, एक मिनट, जियोवानी विंची और दूसरे का क्या नाम है यार, मेरे को पुराने नाम इतने अच्छे तरीके से आता है। बट इन एनीवेज इम्पीरियम वर्सेस द ब्रॉलिंग ब्रूट्स भी बहुत ही वाहियात नाम है। बट इन एनीवेज मैं जाना चाहूंगा विद इम्पीरियम। बट अगर शेमस की टीम भी जीत जाए तो इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब ये वाला जो मैच है ना, इसका मेन पर्पज शायद एंटरटेनमेंट के लिए है और ये मैच आसानी से 5 स्टार हो सकता है। क्योंकि हमने AEW में भी देखा है कि जो भी ये ट्रिपल थ्रेट मैचेस होते हैं, ये टैग टीम मैचेस होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाती है पेपर व्यू पे। स्पेशली यंग बक्स थे, या मतलब रेवोल्यूशन की बात बता रहा हूँ, यंग बक्स, लूचासोरस और जंगल बॉय के कुछ मैचेस थे जो मेरे को आज भी याद है। या फिर फॉरबिडन डोर पे जो स्टिंग वाला जो मैच था, स्टिंग, डार्बी एलन और शिंगो टकागी ने चैलेंज किया था यंग बक्स और एल डेस्पेराडो को, वो वाला मैच भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। तो मेरे ख्याल से ट्रिपल एच उसी चीज को एज अ इंस्पिरेशन लेंगे और मेन इवेंट से पहले ये मैच रख देंगे कि थोड़ा सा एक ब्रेक भी हो जाए पूरे सीरियस पेपर व्यू से और एक काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच भी मिल जाए फैंस को देखने के लिए। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि पर्सनली इस मैच के लिए। और मैं मानता हूँ जो मेन इवेंट होने वाला है वो होने वाला है मैट रिडल और सेथ रॉलिंस का। और मैं चाहता हूँ कि इस बार विक्ट्री मिले शेमस को, क्योंकि इस बंदे ने बहुत मेहनत करी है और शेमस का मैं अभी से फैन नहीं हूँ। मैं पिछले
10 साल से, मतलब 2010 से मैंने जब से देखना शुरू किया था, मैं शेमस का फैन हूँ। उनका पुराना वाला थीम सॉन्ग भी बहुत मेरा मस्त था, तो मेरे ख्याल से इस पेपर व्यू में वो अपना पुराने वाला थीम सॉन्ग भी वापस लेके आ जाए, तो मैं जाना चाहूंगा शेमस के साथ। सो गाइस, जो फाइनल मैच है वो है, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये मेन इवेंट करे, ये होने वाला है सेथ रॉलिंस और मैट रिडल के बीच में, और ये मैच होने वाला है एक फाइट पिट मैच। तो ये फाइट पिट मैच का भी मेन रोस्टर डेब्यू है, इससे पहले 2 फाइट पिट मैच हो रखे हैं ऑलरेडी ऑन एनएक्सटी, बट जहां उनको देखने के लिए स्क्रीन ही थी। बट इस मैच से मैं काफी ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। बट इस मैच में एक छोटा सा मेरे को पिछले जो हफ्ते का मंडे नाइट, इस हफ्ते का जो मंडे नाइट रॉ था, उसमें मेरे को लगा कि दोनों बंदों के बीच में हार्डकोर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, मतलब सेथ रॉलिंस और मैट रिडल के बीच में। तो वहीं से ही दूसरी तरफ डैनियल कॉर्मिये आते हैं स्क्रीन पे, और वो मतलब झाड़ देते हैं कि भाई तमीज में रहो, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, नहीं तो पेल दिए जाओगे। तो वही मेरे को फीलिंग आ रही कि डैनियल कॉर्मिये उस रिंग में आए भी नहीं, और बिना रिंग में आए इतना अच्छा सेगमेंट चल रहा था सेथ रॉलिंस और मैट रिडल के बीच में। दोनों सच में एक दूसरे की पर्सनल लाइफ तक चले गए थे, कि जहाँ सेथ रॉलिंस ने मैट रिडल को बोला था कि जा तू अपने हारने के बाद अपने घर पे जाइए, अपने बच्चों को लोरी सुनाइए, फिर बोला अरे तेरे पास तो बच्चे भी नहीं है घर पे पालने को, तू क्या करेगा। वहीं मैट रिडल ने बोला कि सेथ रॉलिंस तू किसी काम का नहीं है, तेरे बस की रेसलमेनिया मेन इवेंट है नहीं, तेरी लुगाई ने मेन इवेंट कर लिया रेसलमेनिया, तो रोमन रेंस के लेवल का भी नहीं है। तो यही सब बातें चल रही थी, तो मैं काफी ज्यादा इन्वॉल्व था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। बट अचानक से वही डैनियल कॉर्मिये आ गए, और अगर वो रिंग में आते तो मेरे ख्याल से थोड़ा और ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नो टच क्लॉज था कि मतलब एक दूसरे को छुआ तो भाई मैच कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये मैच अभी भी है कार्ड पे। और डैनियल कॉर्मिये की जो वो स्क्रीन पे, बड़ी सी स्क्रीन पे अपीयरेंस है, मेरा थोड़ा सा मसाला कम हो गया। बट मैं मानता हूँ ये वाला मैच भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इसमें कि जीतने कौन वाला है। मैं आंखें बंद करके जाना चाहूंगा विद सेथ रॉलिंस। मेरा मन तो कर रहा है यार मैट रिडल के साथ जाऊं, क्योंकि क्लैश ऑफ द कैसल में भी उनको हार मिली थी, और फिर से एक फाइट पिट में भी हार मिल जाएगी, क्योंकि फाइट पिट में ये मैट रिडल का दूसरा मैच है। पहला मैच वो ऑलरेडी हो चुका है, बट ये सेथ रॉलिंस का दूसरा मैच है। बट वहीं अगर मैं दूसरी तरफ सोचूं कि पिछले इस हफ्ते के जो मंडे नाइट ड्रॉ था, उसमें सेथ रॉलिंस ने चैलेंज कर दिया था बॉबी लैशली को फॉर यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल। बट अगर वो आज फाइट पिट में हार जाते हैं और कल को जाके वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चैलेंज करते हैं, तो उतना जमेगा नहीं। बोलेंगे यार तू तो हार के आया, तू कैसे चैलेंज कर रहा है, तेरे पास क्या वैलिडिटी है। तो इससे अच्छा मैट रिडल आए वो चैलेंज करे। तो मेरे ख्याल से ट्रिपल एच ने कुछ सोच रखा होगा, और इस मैच का हल्का सा रिजल्ट मेरे ख्याल से ट्रिपल एच ने खुद ही खराब कर दिया है, कि अगले हफ्ते एपिसोड में यूनाइटेड स्टेट टाइटल चैलेंज कर रहे हैं सेथ रॉलिंस। तो मैं भी पर्सनली, जैसे मैंने कहा, मैं आंख बंद करके जाना चाहूंगा विद सेथ रॉलिंस, क्योंकि कोडी रोड्स मेरे ख्याल से रॉयल रंबल के आसपास वापस आने वाले हैं, और रोमन रेंस के लिए भी कंटेंडरों की कमी शायद थोड़ी सी पड़ रही है। बट इन एनी वेज, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, आंखें बंद करके मैं जाना चाहूंगा सेथ रॉलिंस के साथ। और अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, जो इस एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के लिए काफी ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली है। सो जो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो ना ही किसी रेसलर के लिए एक्साइटेड है, ना ही वो किसी मैच के लिए एक्साइटेड है। सब एक्साइटेड है एक छोटे से रैबिट के लिए, जो है एक व्हाइट रैबिट। तो WWE ने काफी क्लेवर और काफी चालाकी से छोटे छोटे QR कोड डाल दिए, जैसे वो सामने किराने की स्टोर पे नहीं QR कोड लगे होते, पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो, तो वही स्क्रीन पे आ रहे थे। हम इंडिया में बैठे, हमको क्या मतलब कि किस जगह का क्या कोऑर्डिनेट है, बट जो भी वहाँ की ऑडियंस है उसको काफी वो एंटरटेनिंग लगा, काफी ज्यादा स्टोरी लाइन में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहा है, और जो भी काफी ज्यादा वाइल्ड रहा है। तो सबसे ज्यादा वाइल्डेस्ट प्रेडिक्शन इस वाइल्ड व्हाइट रैबिट की है, वो है कि ब्रे वायट रिटर्न करने वाले हैं। अब उनका कौन सा अवतार होगा, या ईटर ऑफ द वर्ल्ड होगा, या फिर वो फील्ड बन के वापस आएंगे, या फिर जो उनका एक वो कॉमेडी वाला अवतार था वो होगा, या फिर वो कुछ नया करने वाले हैं व्हाइट रैबिट के साथ। तो ये चीज हमको देखने को मिलने वाली है। मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं ऑब्वियसली ब्रे वाइट के लिए हूँ, जिनको WWE ने या विंस मैकमैन ने पिछले साल 31 जुलाई को फायर कर दिया था फॉर नो रीजन। तो ट्रिपल एच जितने भी विंस मैकमैन ने पाप करे हैं उनको उन पे मलहम लगा रहा है, जितने भी घाव उन्होंने हम फैंस को दिए उन पे मलहम लगा रहा है, और अच्छी बात है पापा एच कर रहे हैं। तो विद दैट बीइंग, चलो करते हैं आज की वीडियो का एंड। ब्रे वायट is coming back to WWE at Extreme Rules